अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये वीक फोर्सेस होते हैं और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के एग्जाम होते हैं। तो इस फोर्सेस में जिसने दरियाफ्त किया, जिसका नाम फ्रिट्ज लंदन है, इसने 1930 में ये जो दरियाफ्त किए फोर्सेस, तो उसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लंदन फोर्सेस। तो लंदन फोर्सेस बेसिकली क्या होते हैं कि लंदन फोर्सेस जो है वो एक वीक फोर्सेस होते हैं और देट आर प्रेजेंट अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। देट वार डिस्कस्ड बाय फ्रिट्ज लंदन। तो जैसे कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, मीथेन है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ठीक है, तो ETC। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे, और या हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या होगा कि इनके दरमियान जो है वो स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लिक्विड स्टेट की वजह से होने की वजह से उसमें फोर्सेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इन फोर्सेस को है हम कहेंगे कि ये लंदन या डिस्पर्सिव फोर्सेस है। अब ये कैसे होता है कि खास करके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, और दूसरा न्यूक्लियस जो है मॉलिक्यूल का वो उस इलेक्ट्रॉन के नज़दीक आ जाते हैं। तो इस टेम्पररी डायपोल भी कहेंगे, या इसको हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो ये जब इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा तो इससे फिर आगे इंड्यूस डायपोल बनेगा, और जो इंड्यूस डायपोल बनेगा तो इस वजह से जो फोर्स डेवलप होगा तो उसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चलो इसको ये समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये है कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच डेवलप बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डायपोल, मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स जो पैदा हो इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से, एंड एन इंड्यूस डायपोल, मतलब इंड्यूस डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से जो फोर्स पैदा होगा उसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दो एटम से गैस के, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस से मतलब नज़दीक आ रहे हैं। ये एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो इस वजह से जो फोर्स डेवलप होगा तो इसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक फैक्टर है साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज साइज एटम और मॉलिक्यूल पजेस ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर साइज एटम की ज़्यादा है या मॉलिक्यूल जो है वो बड़ी साइज़ का है तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भी उसमें ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगी कि डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होगी, और इससे मुमकिन पॉसिबल ये है कि जो लंदन फोर्सेस है वो भी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे है एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द मोर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई एटम है जिसमें नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, तो इसमें मतलब लंदन फोर्सेस जो है वो पैदा हो जाएंगे। उसके अलावा हम अभी लिक्विड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसमें सबसे पहले
होता है एवापोरेशन। अब एवापोरेशन का मतलब क्या होता है? एवापोरेशन मतलब ये जो वेपर्स हैं वो लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेनर में कैसे एवापोरेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये एवापोरेशन है। तो एवापोरेशन की क्या डेफिनेशन है ये हम समझेंगे। एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड पॉसेस सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी। किसी भी टेम्परेचर पे सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे वो इतनी ज़्यादा तवानाई हासिल करेंगे कि वो सरफेस से निकल जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। इसको हम एवापोरेशन कहेंगे। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, ये एक सरफेस की फिनोमेना है। वेयर चेंज ऑफ स्टेट ओनली टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ पे जो चेंज होगी वो सरफेस पे होगी, तो इस वजह से हम इसको एवापोरेशन कहेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूल एट द सरफेस स्टार्ट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड ब्रेकिंग अवे इनटू गैसेस फेस। मॉलिक्यूल जो होंगे सरफेस के वो ज़्यादा एनर्जी हासिल करके बाहर निकल जाएंगे गैसेस स्टेट से। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन की बुनियाद पे लिक्विड्स, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लिक्विड जो है वो दो इकसाम है, एक वोलेटाइल लिक्विड्स है, दूसरा नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स है। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो जल्दी एवापोरेट हो, मतलब उनके एनर्जी कम एनर्जी में भी जल्दी एवापोरेट हो जाएंगे या नॉर्मल टेम्परेचर में, तो उसको हम वोलेटाइल कहेंगे। अब एग्जांपल ये जैसे कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल जो है वो वाटर के लिहाज से वोलेटाइल है, या हनी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। द लिक्विड्स व्हिच हैव हाई वेपर प्रेशर एंड एवापोरेट रेडली आर कॉल्ड वोलेटाइल, मतलब जिसका वेपर प्रेशर हाई हो और जल्दी एवापोरेट हो तो उसको हम वोलेटाइल कहेंगे। अब उसमें कौन कौन से हैं जो जल्दी एवापोरेट होते हैं, जैसे कि इथेनॉल है, एसीटोन है, गैसोलीन, ये जितने भी है ये जल्दी एवापोरेट होते हैं, तो इसको हम वोलेटाइल कहेंगे। और उसके बरक्स और भी हैं जिसके वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं है, जैसे कि उन लिक्विड्स को हम कहेंगे नॉन वोलेटाइल लिक्विड, सच एज मोबिलाइल एंड मरकरी। मोबिलाइल और मरकरी जो है वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझनी है कि एवापोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी इज़ गिवन टू द सिस्टम। जब हम एनर्जी सिस्टम को देंगे और सिस्टम जो है जिसमें कोई भी चीज़ हो वो पड़ी हो, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी जज़ब करेगा। तो इस जब एनर्जी जज़ब करेगा तो दैट इज सेड टू बी एंडोथर्मिक। तो एवापोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। व्हेन इट स्टार्ट द एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे लीव द लिक्विड सरफेस, तो लिक्विड के सरफेस जो है वो निकल जाएंगे। देयरफॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के होंगी वो कम हो जाएगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस, उसके नतीजे में क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब जो ज़्यादा एनर्जी वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल से वो निकल जाएंगे, तो उसके बरक्स जो नीचे मॉलिक्यूल होंगे उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये कहेंगे कि हम कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पोर सम इथेनॉल ऑन आवर पाम वी फील कूलनेस। जब हम इथेनॉल लगाते हैं पाम पे तो हम कूलनेस फील करते हैं। दिस इज़ बिकॉज, यहाँ पे ये इसलिए है बिकॉज वोलेटाइल लिक्विड्स रैपिडली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर स्किन एंड एवापोरेट। तो जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और निकलते हैं। उसके अलावा द रेट ऑफ एवापोरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। 3 जो फैक्टर्स हैं उस पर रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो डिपेंड करता है। एक होता है सरफेस एरिया। अब जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा एनर्जी बाहर से हासिल कर सकेगी। तो इस वजह से
वो आसानी से निकल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो एवापोरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगर होंगे, मजबूत होंगे, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे वो लेस वोलेटाइल होंगे, एवापोरेशन कम होगा उसमें। क्योंकि जब एवापोरेशन कम होगा तो इससे क्या होगा कि क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें होता है तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, तो ये जल्दी एवापोरेट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू लंडन फोर्सेस विच है वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि एसीटोन और वाटर के एग्जांपल है, एसीटोन में एवापोरेशन जल्दी होती है, वाटर में एवापोरेशन थोड़ी स्लो होती है। अच्छा, उसके अलावा टेम्परेचर है, तो अल्दो एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब ये है कि एवापोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन भी फास्ट होगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आप गीले कपड़े जो है वो सुखाते हैं बाहर, तो क्या होता है कि वो जल्दी समर में जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम विंटर की बात करें तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि समर में ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और उस वजह से मॉलिक्यूल जो है वो इजीली निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज टू बी अ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, व्हेन अ लिक्विड इज इनक्लोज्ड इन अ टाइटली पैक्ड कंटेनर। यहाँ पे एक बात करनी है कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जब लिक्विड मॉलिक्यूल और गैस के वेपर्स, उनके वेपर्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो ये तब होंगे जब कोई कंटेनर बंद होगा। तो यहाँ पे द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन विल बी इक्वल व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर फेस, सो दैट वेपर्स they apply pressure on the side of the container, so this is said to be a vapor pressure। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऊपर निकलेंगे तो इसको हम कहेंगे एवापोरेशन। वही वेपर्स फिर लिक्विड को ज्वाइन करेंगे तो दैट इज सेड टू बी अ कंडेंसेशन। तो जब इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होगा तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इज आल्सो फास्टर। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल होगा तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, सो दैट एक्सर्ट अ प्रेशर दैट इज सेड टू बी अ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एवापोरेशन और कंडेंसेशन ये इक्वल है। द प्रेशर ऑफ वेपर्स एट दिस स्टेज बिकम कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेपर्स का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे वेपर्स प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब वो प्रेशर जो लिक्विड वेपर्स एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के, तो बट दे आर इन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे किसके साथ, लिक्विड फेस के साथ, तो एट दैट टेम्परेचर सेट कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वेपर्स का दैट इज सेड टू बी अ वेपर प्रेशर। अब जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे वेपर प्रेशर वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17.5 टार है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 टार है। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, उसके अलावा अनदर फैक्टर विच अफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर ये है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। यहाँ पे जैसे कि डाईथाइल ईथर है, उसके वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 170 टार है, तो वो वाटर के
वाटर से ज़्यादा है। तो इस वजह से, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं और डायथाइल ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जैसे कि डायथाइल ईथर में डिस्पर्शन वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। तो इस वजह से वेपर प्रेशर ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन द वाटर। अच्छा, उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम डेफिनेशन करें जो एक मुनासिब होगी और निहायत ही आसान होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है याद करने के लिए और उसके अलावा समझने के लिए, कि एट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी अ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर, वो टेम्परेचर जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हों, तो उस लिक्विड को हम कहेंगे कि उसकी ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो होगी नॉर्मल, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 100, वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 76 स्टार के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि दैट इज सेड टू बी अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम ऊपर जाते हैं किसी हिली एरियाज में, जैसे कि हमारे सिंध में एक गोरख हिल स्टेशन है, तो तकरीबन उसकी ऊंचाई 6000 फुट है, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर भी थोड़ा कम होता है। तो इस वजह से वाटर बॉइल्स एट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। While on the other hand, if we use pressure cooker inside in which there is a lot of steam is present, so the pressure is very high inside of the pressure cooker. So the water boiling point increases. So food prepare quickly in less time. यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल बात करते हैं ग्लिसरीन की। तो ग्लिसरीन जो है वो बॉयल्स होती है एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 760 स्टार 760 स्टार पे 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लिसरीन जो है वो बॉयल होती है। जब वो डिकम्पोज होती है इस टेम्परेचर पे, तो मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट में वो डिकम्पोज हो जाती है। तो हम अगर इसको एक्सटेंड करें या इसको किसी अलग करें किसी मिक्सचर से, तो क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो जब हम अंडर रिड्यूस प्रेशर इसको हीट करेंगे तो ये बॉयल होगी अराउंड 50 स्टार पे 210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से हम आसानी से इसको अलग कर सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन। उसके अलावा विस्कासिटी। अब विस्कासिटी क्या है? विस्कासिटी जो है एक टर्म है, कॉन्सेप्ट है लिक्विड में। इसका मकसद ये है कि लिक्विड जो है वो उसके फ्लो में रेजिस्टेंस, मुख्तलिफ लिक्विड्स के लेयर होते हैं, वो लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ रेजिस्ट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये मोर विस्कस है। तो विस्कासिटी इज़ द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस की वजह से रुकावट आए फ्लो में, तो उसको हम विस्कासिटी कहेंगे। यहाँ पे दो जैसे कि वाटर है और ऑयल है, तो जनरली वाटर इज़ लेस विस्कस एज कंपेयर टू ऑयल, ऑयल इज़ मोर विस्कस। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लिक्विड्स लाइक बेंजीन, गैसोलीन etc which consist of non-polar molecule possess weak intermolecular forces and have relatively low viscosities। ये बेंजीन जो है, गैसोलीन जो है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, और जो पोलर लिक्विड होते हैं उनकी
विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि ग्लाइसरॉल है, मिथेनॉल है, देट आर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करते हैं वाटर को कंपेयर करते हैं एसीटोन से, तो वाटर इज मोर विस्कस देन एसीटोन बिकॉज ऑफ स्ट्रांगर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रांग होगी, तो इस वजह से वाटर जो है वो मोर विस्कस है, ठीक है। एंड अदर हैंड वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट एसीटोन मॉलिक्यूल्स। तो एसीटोन में क्या होगा कि वीक लंडन फोर्सेस हैं। अच्छा, उसके अलावा टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होते हैं। जैसे कि हनी है वो रूम टेम्परेचर पे विस्कस होती है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो थिन हो जाएगी। और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल बिकम लेस विस्कस वाइल कुकिंग, तो ये भी एक रीज़न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 5.1 में कि एसीटोन की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी। वाटर के लिहाज से देखें, इथाइल अल्कोहल के लिहाज से देखें, ग्लिसरीन के लिहाज से देखें। उसके अलावा 3rd नंबर पे है मॉलिक्यूलर साइज। लिक्विड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज आर हाईली विस्कस बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर चेन्स गेट टेंगल्ड अप इन ईच अदर एंड क्रिएट मोर फ्रिक्शन टू फ्लो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाती है किसी भी लिक्विड की, तो इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो इसमें ज़्यादा फ्लो, तो इसमें ज़्यादा फ्लो नहीं होगा। तो हाई मॉलिक्यूलर साइज़ या लार्ज मॉलिक्यूलर साइज़ की वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और भी है एग्जांपल, जैसे कि पैराफिनॉइल एंड मोटर ऑयल आर विस्कस ड्यू टू देयर लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि हमें पता है कि पैराफिनॉइल और मोटर ऑयल जो है इसमें कार्बन चेन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसमें फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से ये ज़्यादा विस्कस होंगे। और उसका यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हनी है, तो हनी इज मोर विस्कस ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर साइज एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हनी है, तो हनी में एक तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा उसकी मॉलिक्यूलर साइज भी ज़्यादा है, तो इस वजह से हनी जो है वो विस्कस है। अब यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस एंड सेंटीपॉइस। द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वो ये है यूनिट्स। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह नहीं तो आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो एक लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, तो इस वजह से ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो या लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।